Good morning, students. You are very welcome in my new YouTube channel. Again, तो हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को ये बताए थे। सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस स्टार्ट किए थे। फर्स्ट चैप्टर क्या था? इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। उसमें आपको हम बताए थे कि वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम ये बताए थे आप लोग को इम्प्रूवमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहला क्या था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम पिछले लेक्चर में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में जाने थे। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बाद और क्या था? तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताए थे। तो ये दोनों, और जिन स्टूडेंट्स का ये दोनों छूट चुका है तो कृपया वो पीछे वाले लेक्चर को देखें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम आप लोग को ये बताते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम करते क्यों हैं? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेनली एक ही उद्देश्य होता है। सबसे फर्स्ट उद्देश्य ये होता है कि हमको किस तरीके से अपने यील्डिंग को बढ़ाना है, क्रॉप यील्डिंग को किस प्रकार हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम यही जानते हैं कि क्रॉप यील्ड किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ही हम लिख चुके हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव्ड इन यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स। तो हम अपने क्रॉप्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप्स यील्डिंग को किस प्रकार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, देयर आर मेनली 3 वेज आर एडॉप्टेड इन इंडिया टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर फार्म्स। तो हमारे एग्रीकल्चर फार्म से अधिक उपज को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 3 तरीके अपनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? तो सबसे फर्स्ट तरीका आप लोग जानते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला तरीका है क्या? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम क्रॉप का प्रोडक्शन किस प्रकार करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हुआ क्रॉप उत्पादन। तो क्रॉप को हम किस तरीके से उपजाएंगे, उसमें आप लोग को पहले ही देखा जा चुका है कि हम सीड सिलेक्शन करते हैं कि अच्छे किस्म का सीड जो है वो मिल जाए। फिर हम मिट्टी को बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, फिर नोरिशमेंट्स ऑफ सॉइल किया जाता है, मतलब कि सॉइल में किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाए, अगर कमी हो गई है तो। फिर उसको इरिगेशन किया जाता है। तो इरिगेशन के बाद फिर हम उसमें इरिगेशन करने के बाद क्रॉप जब आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसका स्टोर किया जाता है अच्छे ढंग से। तो ये सारे चीज़ें आती हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो हम किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर सेकेंड आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब यह है कि हम कौन सी वैरायटी, क्रॉप की कौन सी वैरायटी का यूज़ करें जो ताकि हमें क्रॉप यील्डिंग अधिक देखने के लिए मिले। इसमें बहुत सारे प्रजातियां पाई जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। अब क्रॉप तो हम उपजा लिए हैं, अब वो खराब ना हो, उसमें कीड़े ना लग जाए, इसलिए उसका मैनेजमेंट जो है, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो हम ये जान चुके हैं कि हाउ कैन बी इम्प्रूव्ड इन यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को इंडिया में खास करके 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। क्रॉप्स है क्या? व्हाट इज क्रॉप्स? थोड़ा सा आप लोग क्रॉप्स के बारे में जान लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्रॉप्स है क्या? तो हम ये जानते हैं कि क्रॉप्स है सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन on a large scale at a particular place and particular season is called crops। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े पैमाने पे उगाए जाए किसी पार्टिकुलर जगह पे किसी पार्टिकुलर सीजन में, तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। और हमारे इंडिया में जनरली 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स
फाउंड इन इंडिया सीजनली, ये सीजनली होता है, ठीक है, सीजनली। तो ये सीजनली जो है वो 3 काइंड्स का है। सबसे फर्स्ट क्या है, तो आप लोग जानते हैं सबसे फर्स्ट जो होता है वो खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। सेकंड जो होता है वो रबी क्रॉप्स, और थर्ड है जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है ना, इसको जनरली हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि समर सीजन में उगाए जाते हैं। इसको उगाने के लिए हमें अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। ये समर सीजन में उगाए जाते हैं। इसको बोया कब जाता है, सोन इन जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई मंथ में बोया जाता है। हार्वेस्टेड इन, इसको काटा कब जाता है, तो ये अक्टूबर नवंबर मंथ में काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ जान लीजिए। इसमें वाटर की आवश्यकता अधिक होती है, तो पैडी, आप लोग ये मानसून पे डिपेंड करता है। तो मानसून में कौन कौन सा आता है, तो आप लोग तो जानते ही हैं, मानसून सीजन में आने ही वाला है 2-3 मंथ के बाद। तो पैडी हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स, फिर आपका आ जाता है ग्रीन ग्रैम्स, ब्लैक ग्रैम्स, अरहर, ये सभी पल्सेस हैं। पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए। फिर आपको और भी देखने के लिए मिलता है, जूट हो गया, कॉटन हो गया। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, ETC। आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ दे देंगे। खरीफ क्रॉप्स के बारे में कुछ बता देंगे, रबी क्रॉप्स के बारे में बता देंगे। अभी जितना बता रहे हैं उतना देखिए। तो खरीफ क्रॉप्स हो गया। रबी क्रॉप्स, तो ये समर क्रॉप्स है, तो ये विंटर क्रॉप्स है, विंटर क्रॉप्स है। तो रबी जो हुआ वो विंटर क्रॉप्स हुआ, खरीफ क्रॉप्स जो हुआ वो समर क्रॉप्स हुआ। अब जाहिर सी बात है कि बारिश जो होती है, मानसून जो आता है वो समर सीजन के टाइम ही आता है, इसीलिए इसे मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। रबी क्रॉप्स में हमें वाटर की कम आवश्यकता होती है और ये ठंड का मौसम में उपजाया जाता है। तो ये सोन इन, जब हम खरीफ को काट लेते हैं तो इसको फिर लगाया जाता है, तो वही नवंबर मंथ, अक्टूबर नवंबर मंथ में लगा देते हैं। अक्टूबर टू नवंबर में बो दिया जाता है। हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, मार्च टू अप्रैल। इसका एग्जाम्पल, वाटर की इसमें कम आवश्यकता होती है, जैसे आप व्हीट ले लीजिए, ओट ले लीजिए, बार्ले ले लीजिए, लिंसीड हो गया। तो व्हीट, ओट्स, बार्ले, लिंसीड, या फिर आपको वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाते हैं, रेडिश, कोरिएंडर वगैरह भी ठंड के मौसम में ही उपजाया जाता है, कोरिएंडर। फिर आ जाइए कैबेज, ETC, ये सारे जो हैं। और एक पीस है, एक पीस हो गया, ग्राम्स हो गए। ये सभी जो है वो क्या है, वो रबी क्रॉप्स में आ जाता है। जायद क्रॉप्स जो दोनों के बीच में उपजाए जाते हैं उसे हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। तो सोन इन, तो ये मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, मार्च टू अप्रैल। जैसे ही हम उसको काट लेते हैं, किसको, रबी क्रॉप्स को, तो ये उपजा लेते हैं। और हार्वेस्टेड इन, ये 2 महीने में तैयार हो जाता है।
हार्वेस्टेड इन जून टू जुलाई, जून टू जुलाई में इसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल तो आप लोग ककम्बर खाए होंगे, वाटरमेलन्स खाए होंगे, मस्क मेलन हो गया, बीटर गार्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया, फिर आपका ये पंपकीन हो गया, ETC। ये सभी जो है वो जायद क्रॉप्स है। तो क्रॉप्स के बारे में इतना डिटेल्स काफ़ी है। तो सबसे पहले क्रॉप्स तो हम लोग जान चुके हैं, क्रॉप्स है क्या, तो हाउ कैन बी इम्प्रूव्ड इन यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, ये हम लोग देख चुके। क्रॉप्स है क्या, तो अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, तो अब यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें देख चुके हैं। तो हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को देखेंगे अभी। सबसे फर्स्ट में क्या देखेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को देखेंगे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे, इट रेफर्स टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या बाधाएं आती है उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस दी मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड के बारे में जानते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इरिगेशन, अब ये 3 टाइप से होते हैं। पहले मेनली रूप से हम इसको 3 तरीके से देखते हैं, सभी एस्पेक्ट्स जो आते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है क्या। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स वह मटेरियल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए या बड़ी बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग्स दी बॉडीज डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट तो वो किस प्रकार से हम, और वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं कहाँ से हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स एयर से लेते हैं, कुछ वाटर से लेते हैं और कुछ सॉइल से लेते हैं। तो कुछ एयर से लेते हैं, कुछ वाटर से लेते हैं और कुछ सॉइल से लेते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इरिगेशन, तो अब इरिगेशन अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पौधे को भोजन बनाने के लिए वाटर भी जरूरी है। तो वाटर कहाँ से लेगा, तो वो इरिगेशन के माध्यम से लेता है। अगर वाटर की कमी हो रही है तो हम इरिगेट करते हैं जिससे वो। अब हम इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट में हमको ये देखनी होती है कि ये इसका टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले हम फसल तो उपजा लिए, तो फसल उपजा लिए तो केवल फसल लगा दी है। अब लगाने के बाद हमें कब क्या करना है, कब न्यूट्रिएंट की अधिक आवश्यकता है, कब हमें वाटर, उसको प्लांट को वाटर की आवश्यकता है। तो ये जो है वो सबसे पहले टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ फैक्ट होता है, क्योंकि अगर हम गलत टाइमिंग पे अगर डाल देते हैं तो फिर प्लांट हमारा हेल्दी नहीं हो रह पाएगा और उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाएंगे। तो सबसे पहले टाइमिंग ही मैनेजमेंट है उसका। अगर हम सीड का चयन कर लिए अच्छा वाला, फिर उसमें हम टाइमिंग, इरिगेशन का टाइमिंग देख लिए, फिर ये मैन्योर और एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का टाइमिंग बढ़िया रहा तो प्लांट भी बढ़िया ग्रोथ होगी। तो इरिगेशन वही हुआ। फिर क्रॉपिंग पैटर्न, अब हमें किस सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है, कौन सी मिट्टी में कौन सा क्रॉप्स लगाना है, इस पे हम चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आप लोग को ये बताते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है क्या। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब कि फसलों को, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो इट इज़ डन बाई एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल, और हम वो करते किससे हैं, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड किया जाता है सॉइल में, जिसके कारण ये न्यूट्रिएंट्स उसमें आते हैं। अब थोड़ा सा हम न्यूट्रिएंट के बारे में चर्चा कर ले। न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मेज। क्या नाम है, मेज। मेज ने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था, मेज
साहब ने बताया था कि प्लांट्स को रिक्वायर होती है, प्लांट्स रिक्वायर मेनली 40 न्यूट्रिएंट्स। कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है? 40 न्यूट्रिएंट्स टू बिल्डिंग देयर बॉडी। उसके बड़ी बिल्डिंग के लिए 40 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, विच आर कॉल्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मेज साहब ने इसको 2 क्लास में क्लासिफाइड किया था। तो फर्स्ट था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहला माइक्रो लिख लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या था? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या था? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप लोग को नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। माइक्रो का मतलब ये होता है लार्ज अमाउंट, इतना भी लार्ज नहीं लेकिन लार्ज होता है, लार्ज अमाउंट। और दूसरा जो होता है वो लेस अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है लेस अमाउंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये हुआ कि वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें अधिक मात्रा में जरूरत होती है, मोर देन 1 mm पर ग्राम, जिसकी आवश्यकता जो है वो 1 mm पर ग्राम ड्राई मटेरियल्स। 1 ग्राम ड्राई मटेरियल्स में अगर 1 mm एलिमेंट से ज़्यादा अधिक की आवश्यकता हुई तो हम उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और अगर 1 mm से लेस देन 1 mm पर ग्राम, अगर हमें पर ग्राम ड्राई मटेरियल्स में 1 mm पर ग्राम से कम की आवश्यकता होती है तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या जो है वो 16 है। अब आप 40 में 16 को घटा दीजिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या निकल जाएगी। तो आप लोग इजली वे में समझ गए होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 24, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 16। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम बता देते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम बता देते हैं, और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग को दे दिया जाएगा किसमें? तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये लिस्ट जो है वो चार्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का चार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहला तो आप लोग ले लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन जो कहाँ से प्राप्त होता है? एयर से प्राप्त होता है, इसका सोर्स एयर है। दूसरा सबसे हाइड्रोजन ले लीजिए, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वाटर से लेता है, ये वाटर सोर्स है। 3 तो हो गया, और जो बचा लेफ्ट 13 जिसमें से कुछ का नाम हम आप लोग को बता देते हैं। नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनियम, सल्फर, आयरन, कॉपर हो गया। तो ETC ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को बताइए, पहले ही हम चार्ट में आपको सारा प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा कोबाल्ट, निकल, आर्सेनिक, ETC। आपको फिर लेड की भी आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ गए। अब न्यूट्रिएंट्स हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये जो प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो या तो
मैन्योर से प्राप्त हो या फर्टिलाइजर से प्राप्त हो, या तो मैन्योर से प्राप्त हो या फर्टिलाइजर से प्राप्त हो, यही दोनों से प्राप्त होता है। तो अब हम मैन्योर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मैन्योर्स? मैन्योर्स है क्या? तो मैन्योर्स है क्या वो हम आप लोग को बता रहे हैं। मैन्योर्स बल्कि सबस्टांसेस है। मैन्योर्स आर बल्कि ऑर्गेनिक मटेरियल विच प्रोवाइड लेस न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो मतलब ये है कि बल्कि, बल्कि का मतलब होता है बड़े पैमाने पे। तो मैन्योर्स है क्या? मैन्योर्स में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स रखता है, लेकिन इसमें सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है मैन्योर्स में वो थोड़ा कम होती है। किसके रेस्पेक्ट में? तो फर्टिलाइज़र के रेस्पेक्ट में कम होती है। इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करना पड़ता है खेतों के लिए। ठीक है। तो मैन्योर्स 3 टाइप का होता है मेनली रूप से। ये 4 टाइप्स का होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर्स है। तो फार्म यार्ड मैन्योर्स क्या है? तो F/M, इसको क्या बोलेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर्स, F/M भी बोलते हैं। तो F/M जैसे कि हम फार्म यार्ड मैन्योर्स मतलब कि जो फार्म होता है ना, तो फार्म में हम लोग कैटल्स को रखते हैं। तो जब सबसे पहले जो फार्म का कैटल्स होता है उसका एक्सक्रेटा मतलब उसका वेस्ट मटेरियल्स जैसे डंग हो गया, यूरिन हो गया, लीटर हो गया, बेडिंग मटेरियल्स। बेडिंग का मतलब ये होता है, बेडिंग जो बना है वर्ड बेड से बना है। बेडिंग वर्ड जो है वो बेड से बना है। तो मतलब कि जब एट नाइट को क्या होता है, कैटल्स को सोने के लिए हम कुछ स्ट्रॉ का व्यवस्था कर देते हैं, कुछ पुआल लगा देते हैं। तो ये सारे बेडिंग मटेरियल्स होते हैं। तो बेडिंग मटेरियल्स एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो बच जाते हैं तो उसको हम डिकम्पोज्ड करवाते हैं। किसके द्वारा? तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा। डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स मतलब ये है क्या है? तो डिकम्पोज्ड मिक्सचर है। क्या है? तो मतलब फार्म का जो कैटल्स है उसका एक्सक्रेटा को ले लिए, बेडिंग मटेरियल्स को ले लिए, और लेफ्ट ओवर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है सभी को मिक्स करवाने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा क्या किए, उसको हम सड़ा दिए, डिकम्पोज्ड करवा दीजिए। और डिकम्पोज्ड होने के बाद उसको हम सॉइल में डाल दिए, और ये सॉइल में जाने के बाद सॉइल को क्या दिया? तो न्यूट्रिएंट्स दिया। तो किस किस फॉर्म में दिया? तो फार्म यार्ड। तो सबसे पहले हम 3 जो बहुत जरूरी होता है जी, नाइट्रोजन, पोटासियम और NKP फॉस्फोरस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है वो नाइट्रोजन 0.5% प्रदान करता है। नाइट्रोजन कितना करता है? 0.5%। फिर पोटासियम ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त करता है। तो ये 0.2% है। कितना है? पोटासियम ऑक्साइड जो है वो 0.2% देता है। फॉस्फोरस जो है आपको फॉस्फोरस 0.5% देगा, और ये भी कि वो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है? पेंटा ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये इतना % प्रोवाइड करता है जो पौधों के लिए इसेंशियल नहीं होता है ज़्यादा, हमें इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करनी होती है। मतलब ये है कि अगर हम मात्र 0.5% दे रहा है, ये 0.2% दे रहा है, और ये 0.5% दे रहा है, जो क्या है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं दे पाता है। इसीलिए हमें ये मैन्योर्स जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में यूज़ करना होता है। फिर सेकेंड आता है ग्रीन मैन्योर्स। तो ग्रीन मैन्योर्स जो होता है वो ये फॉर लेगुमिनस प्लांट के लिए होता है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब आप लोग जानते हैं, दलहनी पौधे या फलीदार पौधे इसको बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है अच्छे पैमाने पे, दलहनी पौधों में दिया जाता है। ये ग्रीन मैन्योर्स का मतलब ये हुआ कि हम वैसे फसल उपजाते हैं जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे आपको राइजोबियम हो गया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और सीधे प्लांट को दे देता है। तो वैसे फसल जो हम क्या करते हैं, तो जैसे प्लॉइंग के द्वारा, या फिर प्लॉइंग जब खेत में हम फील्ड में प्लॉइंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे विड्स निकलते हैं। तो उस विड्स को हम सुखा देने के बाद, वो डिकम्पोज्ड होने के बाद फिर से हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो बहुत सारे उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो मैन्योर्स को, जो प्लांट को क्या करता है, लेग्यूम्स को
नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, पोटासियम प्रोवाइड करता है और फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई। थर्ड है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट जो है वो भी एक ऑर्गेनिक सबस्टांस ही है, लाइक डोमेस्टिक। तो कंपोस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स वेस्ट है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स वेस्ट मतलब डंग, किचन वेस्ट, तो डंग हो गया, किचन वेस्ट, किचन वेस्ट मतलब कि वेजिटेबल्स पिल्स हो गया, या फिर हम घर में जो भी घर के बाहर जो भी किचन से वेस्ट मटेरियल्स निकलता है उसको किचन वेस्ट, एंड डिकेइंग प्लांट्स, सड़े गले पौधे या फिर जो मर गए हैं जानवर, उनका वेस्ट को हम एक पिट में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और उसके मिट्टी से भर दिया जाता है। और जब मिट्टी से भरते हैं तो उसमें देखा जाता है कि, और उसको 3 से 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। जब 3 से मतलब ये है कि इसमें क्या कि एक गड्ढा कर दिए, गड्ढा भी लगभग ये होता है कितना, 4 से 5 फीट गहरा हो गया, 9 फीट लंबा हो गया, 9 फीट लंबा हो गया, और चौड़ाई इसकी लगभग होती है 5 से 6 फीट चौड़ा कर देते हैं। जब इतना कर देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रख देते हैं। रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर से सॉइल का एक लेयर दे देते हैं, और सॉइल का लेयर देने के बाद फिर से क्या करते हैं, इसमें कुछ वाटर को डाल देते हैं और उसको 6 महीने तक फिर से छोड़ दिया जाता है। तो इसका लेयर जो है वो वाटर जब डालते हैं तो वो यहाँ पहुँच जाता है। इसमें फिर एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाता है, जो डिकम्पोज्ड करने के बाद सबसे पहले तो बायोगैस प्रोवाइड करता है, जिससे खाना बनता है। इसको हम बायोमास बोलते हैं। फिर यही बायोमास को निकाल करके खेतों में डाल देते हैं तो हमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है, तो यहाँ जो फार्म यार्ड मैन्योर्स है उससे अधिक मात्रा में हमको कहाँ पे, तो कंपोस्ट से मिलेगा। तो कंपोस्ट से हमें 1.4% जो है वो क्या मिलता है, तो 1.4% नाइट्रोजन मिलता है, 1% जो है वो पोटासियम ऑक्साइड, और 1.4% ही पोटासियम ऑक्साइड 1% और 1.4% जो है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। ये कंपोस्ट हो गया। फिर वर्मी कंपोस्ट के बारे में जान लीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट है क्या, तो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन हम जब अर्थवॉर्म या रेड वॉर्म्स के द्वारा करवाते हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है वर्मी, तो वर्मी का मतलब वॉर्म्स। तो जब वॉर्म्स के द्वारा जब ऑर्गेनिक सबस्टांस का हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये सबसे अधिक मात्रा में हमें नॉरिशमेंट्स देता है प्लांट्स को। इसी का यूज़ हम लोग अधिक पैमाने पे करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर अब मैन्योर्स के बारे में हो गया। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स। एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स क्या है, तो सबसे पहले रीप्लेनिश दी जनरल न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। ये क्या करता है कि सॉइल में जो जनरल न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो गया उसको फिर से वापस लाता है। इट रिस्टोर्स दी सॉइल टेक्सचर। तो ये सॉइल के टेक्सचर को बनाए हुए रखता है। क्यों बनाए हुए रखता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक होती है, वो मिट्टी को ज़्यादा एयरेटेड बनाता है, ये सॉइल को ज़्यादा एयरेटेड बनाता है। और रिटेंशन, बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर टू दी सॉइल। तो ये क्या करता है, पानी का जो एब्जॉर्बेशन क्षमता है वो अधिक कर देता है, क्योंकि जब एयरी हो जाएगा और एयर भी आसानी से प्रवेश करता है, मतलब मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिसके कारण प्लांट्स को जो सीडलिंग होता है उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। थर्ड क्या है, इट हैज़ बल्कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये बल्कि ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, विच प्रोवाइड अब इसमें क्या है कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वर्म्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। कौन, तो बल्कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स फूड प्रोवाइड करते हैं। और वही फिर ऑर्गेनिम्स जो है वो फार्मर्स के लिए तो ये क्या होते हैं, दोस्त साबित होते हैं। और वो जो नीचे वाली ह्यूमस होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उसको रिप्लेनिश करता है और वो मिट्टी का जो यील्डिंग है वो बनाए हुए रखता है, क्रॉप्स यील्डिंग जो है वो बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मैन्योर्स को देखा। फिर आप लोग फर्टिलाइजर के बारे में जान लीजिए। तो फर्टिलाइजर है क्या, तो फर्टिलाइजर इज द केमिकल सबस्टांस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स
टू द सॉइल रैपिडली और क्विकली। ये क्या करता है, जैसे आप लोग देख रहे थे कि मैन्योर्स जो होता है वो काफ़ी धीरे धीरे प्रोवाइड, ये क्या देता है, तो काफ़ी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सॉइल में, लेकिन ये क्विक बहुत जल्दी देता है, लेकिन और ये कम अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि हमको न्यूट्रिएंट्स में NPK, ये 3 नाम हमेशा याद रखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम ये बहुत बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो या फिर बॉडी ऑफ क्या हो या फिर बड़ी बिल्डिंग के लिए हो, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उसी के आधार पे प्लांट ये फर्टिलाइज़र को विभिन्न कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र में आप देख सकते हैं प्रोवाइड नाइट्रोजन, जो नाम के आधार पे है, जो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, उसको हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र बोलते हैं। यहाँ पे आपको यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस, यूरिया का ये केमिकल फार्मूला है। आपको सारा जो भी केमिकल फार्मूला है और जो भी फर्टिलाइज़र है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल अभी आप लोग लेक्चर पे ध्यान दीजिए। यूरिन जो है वो CONH2, यूरिया, तो यूरिया जो है वो क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। कैल्शियम नाइट्रेट भी क्या है, अमोनियम, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, मतलब ये नाइट्रोजन सप्लाई करता है मिट्टी को। सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। फिर आपको फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, तो फॉस्फोरस, नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र फॉस्फेट सप्लाई करेगा उस मिट्टी को। तो ये सिंगल सल्फर फॉस्फेट, सिंगल का मतलब ये हुआ कि सल्फर फॉस्फेट का फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं PO4। तो फॉस्फेट, तो सल्फेट यहाँ पे क्या है, तो सिंगल सल्फर फॉस्फेट, तो सल्फर फॉस्फेट SPO4, तो सल्फर फॉस्फेट हो गया। सल्फर फॉस्फेट के बाद क्या है, ट्रिपल सल्फर फॉस्फेट, मतलब कि इसमें 3 मॉलिक्यूल सल्फर के जुड़े हुए रहेंगे और फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल, तो ट्रिपल सल्फर फॉस्फेट। फिर डाई कैल्शियम, मतलब CaPO4 का होल ट्वाइस, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। फिर क्या है, पोटासियम, पोटेसिक फर्टिलाइजर्स, तो पोटेसिक का मतलब ये हुआ पोटेशियम प्रोवाइड करेगा मिट्टी को। तो यहाँ पे पोटासियम सप्लाइड कौन करेगा, तो म्यूरिएट ऑफ पोटास, मतलब पोटासियम क्लोराइड KCl, जिसको हम पोटास भी बोलते हैं। पोटासियम सल्फेट K2SO4, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, ये सारे के सारे जो है वो पोटासियम सप्लाई करते हैं। फिर आता है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब क्या है, ये जो है वो पार्टिकुलरली सप्लाई कर रहे थे ना, इसमें हमको ये देखने वाली बात है कि कब नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कब पोटासियम की आवश्यकता है, कब हमें फॉस्फोरस की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं किसका, तो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग कब किसकी आवश्यकता है। अब अगर हमको तीनों की आवश्यकता है तो तीनों को जो मिक्स करके बनाया जाता है, मतलब कि या तो 2 रहे या फिर 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स एक साथ एक ही केमिकल्स में पाए जाते हैं, तो उसको हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आप लोग देख सकते हैं, प्रोवाइड 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट में आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों देगा। फिर क्या है, नाइट्रोफॉस्फेट, तो नाइट्रोफॉस्फेट का मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों देगा। यहाँ पे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, तो यूरिया तो आप लोग जानते ही हैं कि यूरिया क्या देता है, तो यूरिया तो नाइट्रोजन देगा, तो ये क्योंकि नाइट्रोजनस है। तो अब फॉस्फेट फॉस्फोरस भी देगा, अमोनिया तो नाइट्रोजन ही देता है। तो ये सारा जो है वो क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। फिर आप लोग देख लीजिए इसमें फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिम्स, तो मतलब कि वैसे ऑर्गेनिम्स जो फर्टिलाइजर्स मिट्टी को सप्लाई करते हैं उनको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं।
तो जो ऑर्गेनिज्म ही है वो डेड और डिकेइंग प्लांट से नहीं प्राप्त हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म ही सप्लाई कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है कौन, लेग्यूम्स प्लांट में। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये राइजोबियम का नाम सुने होंगे। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और मिट्टी को, ये प्लांट को देता है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट वे में प्लांट्स गेन नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टली वे में प्लांट जो है नाइट्रोजन को गेन नहीं करता है, इसलिए रूट जो है, उसके रूट में क्या होता है, कुछ एक राइजोबियम पाया जाता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो या तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है या एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वैसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिम्स एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है। और एसिम्बायोटिक वैसा रिलेशनशिप है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिम्स में होते हैं और वो केवल एक, मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जैसे अब राइजोबियम जो है वो एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, एसिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। फिर एक और आपको ब्लू ग्रीन एल्गा आएगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में जैसा एनाबीना एंड नोस्टॉक, क्या होगा, एनाबीना एंड नोस्टॉक, ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है जो लेग्यूम्स प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। फिर हम माइकोरीजा वैसा, मतलब कि वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है। तो माइकोरीजा जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है और जो प्लांट को क्या करता है, नॉरिशमेंट सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे फंजई जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है। ये जो है लाइकेन जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप तो है, लेकिन माइकोरीजा का एग्जाम्पल नहीं है। माइकोरीजा का एग्जाम्पल आप लोग को उसमें हम डाल देंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम किसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोग को बता देंगे। तो हम ये केवल ये बता चुके हैं, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन में जो भी रहता है और वो प्लांट को नॉरिशमेंट सप्लाई करता है, तो वो माइकोरीजा कहलाता है। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, फर्टिलाइजर्स को देख लिया, मैन्योर्स को देख लिया। तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, तीनों के बीच में डिफरेंस। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आप लोग ये दो काम कंप्लीट करके रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग को बाय, और आप लोग अपना अच्छे से काम पूरा कीजिए। ठीक है, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।